सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का निर्देश दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ा है। पुलिस तय करे कि आखिर ट्रैक्टर रैली का क्या होगा। वहीं किसानों और सरकार के बीच बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। रिपोर्ट देखिए। जो काले कानून है, जब तक मोदी वापस नहीं लेता जब तक किसान नहीं उठेंगे। फाइन लगे 2 महीने चाहे लगे 6 महीने। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम सुनवाई। ट्रैक्टर रैली पर रोक नहीं, सीजीआई। कोर्ट किसी रैली को रोके ये ठीक नहीं, सीजीआई। दिल्ली पुलिस रैली पर करे फैसला, सीजीआई। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा हो या फिर ना हो, मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अब दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। अब गृह मंत्रालय को तय करना है कि ट्रैक्टर यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली को रोकने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रैली रोकने और करने की इजाजत का सारा जिम्मा दिल्ली पुलिस पर डाल दिया और अब वो तय करेगी कि रैली होगी या नहीं। साथ ही चीफ जस्टिस ने किसानों के वकीलों से कहा कि वो किसानों से अपील करें कि वो शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकालें। सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का ही है। पुलिस हमें क्यों रोकेगी? हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ आएगा तो गांव के लोग आ रहे हैं, अब तो क्या हमारे हाथ में रहेगा, अब तो जनता के हाथ में। जनता अब 22 तारीख से आनी शुरू हो जाएगी दिल्ली की तरफ को। हमारी तो सरकार से ही बात होगी, उसी से ही समाधान निकलेगा। अब दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली के होने या फिर रोकने को लेकर फैसला लेगी, लेकिन किसान संगठनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और सेना के रिटायर्ड सैनिकों से भी सलाह ली गई। वैसे भी किसानों के ट्रैक्टर रैली में किसानों के साथ साथ खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं जो आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को नमन किया जाएगा। किसानों की तैयारी देखकर साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली को लेकर जो भी फैसला ले, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक राशि जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक राशि जारी की गई है। पीएम आवास का तोहफा, 80,000 परिवारों को मिला लाभ। मकान की दूसरी किस्त हुई जारी। 2022 तक हर गरीब को मिलेगा घर। PMAYG योजना से ग्रामीणों को लाभ। हमें आवास मिला है, हमें दूसरी किस्त मिली है। सवाल यही किए है पहले पैसा कैसे मिला, किससे संपर्क हुआ, यही सब बात थी। तो हमने बताया कि हमारे गांव के प्रधान जी है, उनसे हमारा संपर्क हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़ी खुशी हमको भी हुई, उस महिला को भी हुई है और पूरे हमारे क्षेत्र में इसकी जो है खुशी है। इन्हीं अधिकारी लोगों ने दिया, प्रधानमंत्री ने। आज में मकान मिल गया आपको? हाँ मिल गया। रहने के लिए कमरा नहीं था? नहीं, इन्हें सभी इन्हें नहीं दिया सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री हर गरीब को उसका घर देना चाहते हैं और यूपी को प्रधानमंत्री मोदी ने खास तोहफा दिया है। साथ ही पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस योजना के सही से लागू नहीं किया था, लेकिन योगी सरकार हर पत्र लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचा रही है और बेहतर काम कर रही है। बीते 4 वर्षों में यूपी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे यूपी को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है।
प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअली जुड़े थे। इसी बीच प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करते हुए प्रदेश और योगी सरकार की सक्रियता से ही केंद्र की सभी योजनाएं यूपी में बेहतर तरीके से लागू हो पा रही हैं। एक तरफ अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान, मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक यूपी में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही है और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के गांवों की ड्रोन से मैपिंग होगी और हर भूमिहीन को जमीन दी जाएगी। जमीन की मैपिंग होने से ग्रामीण आबादी को अपने घर की जमीन का मालिकाना हक मिल पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ये जो घर मिला है, ये घर उनके लिए बहुत बड़े संबल का काम करेगा। एक तरफ प्रकाश पर्व के मौके पर जहां प्रधानमंत्री ने यूपी के गरीबों को आवास का तोहफा दिया, तो खुद सीएम योगी लखनऊ में प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु गोविंद सिंह के जीवन से सीख लेने की बात कही। सिख परंपरा की, गुरु परंपरा की समृद्ध परंपरा ने सदैव सम और विषम परिस्थितियों में देश और समाज का एक मार्गदर्शन किया है, एक नई दिशा देने का कार्य किया है। और इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि जब मुझे मेरी पार्टी ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो गुरु नानक देव जी के 550वें उत्सव के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने पर मुझे स्वयं गौरव की अनुभूति हुई। गुरु गोविंद सिंह की जयंती और प्रकाश पर्व के मौके पर गरीबों के जीवन में उजियारा आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पैसों से वो अब अपने मकान में रह पाएंगे और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हर गरीब के पास अपना घर होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर गुरुवार को लखनऊ आ रहे हैं। नड्डा का यह दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा। रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधानसभा का चुनाव होने में अब महज 1 साल का वक्त बाकी है। 2022 के महासंग्राम से पहले 2021 हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। सारे दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने से लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन तक सब कुछ इसी साल होना है। ऐसे में साल की शुरुआत में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लखनऊ आ रहे हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसी साल यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। जेपी नड्डा पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, साथ ही संगठन के कामकाज, सरकार की योजनाओं को लेकर भी मंथन करेंगे। इसके अलावा वो विधायकों, सांसदों और यूपी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वो यहां पर तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, वो संगठन के कामों का भी जायजा लेंगे। जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा 21 और 22 जनवरी को लखनऊ में रहेंगे। संगठन के कामकाज की करेंगे समीक्षा। विधायकों, मंत्रियों, सांसदों से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव। यूपी सरकार में हो सकता है फेरबदल। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर मंथन। सरकार के कामकाज की भी समीक्षा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सोशल मीडिया टीम के साथ करेंगे बैठक। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर उत्साह।
मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक, उसके बाद कई प्रकार की बैठकें हैं। फिर 22 तारीख को क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक है, सांसद विधायकों की बैठक है और क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग का है, यहाँ पर सम्मेलन है प्रबुद्ध वर्ग का, और सोशल मीडिया के साथ मीटिंग है क्षेत्र के। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रवास है उसमें तय है 8-10 बैठकें, विधान पदाधिकारी की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक, वॉलंटियर सोशल मीडिया वॉलंटियर की बैठक, प्रबुद्ध वर्ग की बैठक, बूथ की बैठक, मंडल की बैठक, ये 8-10 अलग अलग तरह के बैठकें हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और उसमें जो अलग अलग विषय हैं उन विषय के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बीजेपी की कोशिश इन चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने की है, जिससे कि विधानसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त ली जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। इसके लिए मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के करीबी पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा को यूपी की राजनीति में MLC बनाकर लाने के बाद इस बात की भी अटकलें हैं कि अरविंद शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस लिहाज से भी नड्डा का दौरा अहम है। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव, इस वर्ष पंचायत चुनाव और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत के बीच नड्डा का लखनऊ आना सुर्खियों में है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी विधानसभा की गैलरी में सावरकर की फोटो पर विवाद हो गया है। सावरकर पर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने हो गई है और कांग्रेस यूपी विधान परिषद से फोटो हटाने की मांग कर रही है। वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नवसृजित चित्र वाटिका में सावरकर का चित्र देखकर कांग्रेस बिफर गई है। इस मामले में पार्टी के दल नेता दीपक सिंह ने सभापति रमेश यादव को पत्र लिखकर सावरकर के कार्यों को देश विरोधी बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों की साथ खड़े होकर तस्वीर लगवाना पीड़ा पहुंचाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत प्रेम हो तो उनकी तस्वीरों को अपने दफ्तर में लगा दें। कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यकीन है इस तस्वीर पर जिस तरह से माननीय सभापति जी ने प्रमुख सचिव विधान परिषद को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं चित्र के संदर्भ में, महान क्रांतिकारियों के साथ उनकी तस्वीर हटेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विधान परिषद की गैलरी में सावरकर की फोटो लगाए जाने पर कहा, युवाओं को जानना चाहिए किसने कितना योगदान दिया है और किसके नाम पर विवाद है। हालांकि ये युवाओं नौजवानों में देश की आज़ादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीजें जो सवाल खड़ा करती हैं। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि सावरकर की वो कौन सी फोटो है और कहां लगी है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। विनायक दामोदर दास सावरकर, इस तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और कांग्रेस के जो MLC हैं दीपक सिंह, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और ये इस तस्वीर पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की तस्वीर यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं और यहाँ पर इस गैलरी में सावरकर की तस्वीर का कोई भी काम नहीं था। अब जब विधान परिषद की गैलरी में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो सरकार ने लगवा दिया और उस पर विवाद हुआ तो खुद डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा, ये स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर इनकी सोच है और पहले भी ये विवाद करते रहे हैं। कांग्रेस की जो सोच है वह विशेष तौर से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विरुद्ध रही है। इन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव के समय भी इस प्रकार के सवाल उठाए, फिर माफ़ी मांगते घूम रहे थे। अगर आज यह सवाल उठाए हैं
तो देश के लिए लड़ने वाले उन महान सेनानियों का अपमान करने का काम किया है। और वीर सावरकर जी के सम्मान में पूरा देश खड़ा था और पूरे देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने में उनका, वीर सावरकर जी का भी बड़ा योगदान है। अब एक बार फिर से सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जारी पुराना विवाद जिंदा हो गया है। वहीं कांग्रेस की शिकायत पर सभापति रमेश यादव ने प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आपने जुड़वा बच्चों और भाइयों वाली बहुत सी फिल्में देखी होंगी, लेकिन हम संगम नगरी के एक ऐसे गांव की कहानी आपके लिए लाए हैं जहां पूरे गांव में हर घर में जुड़वा बच्चे हैं, वो भी सालों से। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज कहें या फिर संगम नगरी, यहाँ लोगों के लिए नाम ही काफी होता है। संगम नगरी में लगने वाले कुंभ मेले में हजारों लोगों के खोने की कहानियां भी आपने सुनी होंगी। लेकिन इसी संगम नगरी में एक ऐसा गांव भी है जहां पर कोई खोता नहीं, बल्कि उसके दो रूप होते हैं। अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो हम आपको बताते हैं। प्रयागराज में एक गांव है उमरी, जो अपने आप में अजूबा है। इस गांव में जितने परिवार हैं उतने ही जुड़वा बच्चे। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। हम शक्लों का गांव, जुड़वा बच्चों का गांव उमरी। गांव में 250 परिवार रहते हैं। पूरे गांव में 108 जुड़वा बच्चे। प्रयागराज का रहीमाबाद इलाका उमरी गांव के जुड़वा बच्चों के लिए ही पूरे इलाके में मशहूर है। इस गांव में क्यों हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, कोई नहीं जानता। हम दोनों जुड़वा है, ट्विंस। जैसे हम लोग खेलते रहते हैं तो हम छू जाते हैं तो बोलते हैं नहीं ये छू गई है। हाँ, आलू का छिपी होती तब जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। फरहत शैतानी करती है तो बोलती है कि नुसरत की है। तो फिर तुम क्या कहती हो? हम बोलते हैं हम नहीं किएंगे की। यही मैच में एक बार हम लोग अपने कॉलोनी में खेल रहे थे तो ये आउट हुआ, उसके बाद ये आउट हो गया तो इसकी बैटिंग थोड़ा फॉर्म में थी तो फिर हम ये जहां हम लोग थे वहीं आ गया। फिर ड्रेस चेंज करके इसको हमने दोबारा भेज दिया खेलने के लिए, तो इसने भी अच्छा स्कोर किया। वो मैच हम लोग जीत गए थे जी। 15 जून को हम लोग का मैच था, तो उसमें इसकी इनिंग जब ये आउट हो गया, उसके बाद जब हम गए बैटिंग पे तो अंपायर कह रहा है कि अभी आप आउट होके गए थे, आप फिर आ गए हो। तो उस बीच मैच रोक दिया गया था। हम लोग को बुलाया गया, तो हमारे जो कोच थे वो हम लोग को दोनों को एक साथ लाए, फिर दिखाया, तब जाके अंपायर को बिलीव हुआ कि हाँ ये दोनों दो हैं। गांव में इतने सारे जुड़वा बच्चे होने पर सरकार ने भी गांव के इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन ब्लड सैंपल लेने के बाद भी स्वास्थ्य महकमा और सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। बचपन से क्या, जैसे माँ बाप न पहचान पाए, स्कूल गए तो वहाँ टीचर न पहचान पाए, यार दोस्त न पहचान पाए, गांव के लोग न पहचान पाए, पीछे से हाथ सर पे रख के तब पहचानते थे। तब पता लगता था कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। और छोटे बड़े कौन छोटा कौन बड़ा, ये तो हकीकत में या तो माँ बता सकती है, अगर वो भी धोखा खा गई तो कोई नहीं बता सकता कौन छोटा कौन बड़ा। तो बाद में कि ये छोटे ये बड़े जिसको कह दिया और छोटे बड़े हो गए। अब क्या है वो रहस्य और क्यों एक गांव जुड़वा बच्चों के साथ साथ हम शक्लों का गांव बन गया, वो रहस्य ही बन के रह गया है। लेकिन इस गांव को जुड़वा लोगों के रहने वाले इलाके और गांव के रूप में गिनीज बुक में नाम दर्ज करा सकता है। प्रयागराज से धीरेन्द्र प्रताप की रिपोर्ट, भारत समाचार। लोग कहते हैं भगवान गरीबी थी लेकिन बीमारी न थी, लेकिन बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में एक ऐसा परिवार है जो गरीब तो है ही, साथ ही पूरे के पूरे परिवार को कैंसर जैसी महा बीमारी लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए।
गरीबी देखिए, देखिए ये लाचारगी और देखिए इस परिवार का दिवालियापन। सिस्टम की अनदेखी की जीती जागती बानगी है ये परिवार। और बात गरीबी और टूटे आवास पर खत्म हो जाती तो शायद हजारों गरीबों की जद में हम इनको भी गिन लेते, लेकिन इनके साथ वो बेचारगी और वो बीमारी जुड़ी हुई है जो किसी बड़े से बड़े अमीर की हालत खराब करने के लिए काफी होती है। और यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार कैंसर की जद में है। परिवार के मुखिया समेत 4 लोगों को कैंसर हुआ है और वो भी आँख का कैंसर, जिसके कारण मुखिया तो अपनी आँखों की रोशनी खो ही चुका है और इस परिवार के बच्चे भी अब अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। मैं बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव इस्माइलपुर बुढ़ैना में, जहां एक परिवार के 4 लोगों को कैंसर है। ये आपके किस तरह का कैंसर है और कौन कौन लोग पीड़ित हैं आपके परिवार? ये पहले बड़े बेटे को होता है, 2.5 साल के की रोशनी आंखन की जांच की, पहले एक की, फिर दूसरी आंख का ऑपरेशन कराया मैंने, और फिर दूसरे बच्चा की 1.5 साल के की आंख में कैंसर कोशिश करो दिल्ली में। फिर बेटी है उसकी भी आंख में 1.5-2 साल के चेकअप करे, उसके भी कैंसर ही कोशिश करो, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, पर्दा में खराबी आई। उन्होंने मेरे भी करा, मेरे भी आंख में नॉर्मल कैंसर बताओ। अच्छा। हाँ, दिल्ली में 5-6 साल इलाज चलो, बाकी जो इलाज बगैर पैसे के मैंने ये रोक दिया है। मुँह पे आने जाने के लिए पैसा भी ना रहे, ऐसा टाइम आ गया। इसे सिस्टम की लाचारगी ही कहा जाएगा कि पीड़ित गरीब परिवार को इलाज मुहैया कराना तो दूर, अभी तक आम सरकारी फायदे, आवास, टॉयलेट जैसी चीजें भी मुहैया नहीं हुई है। जिनका हाल इतना बुरा हो, कमाने वाला कोई ना हो और वो अपने बच्चों का पेट भी भरे तो कैसे, ये बड़ा सवाल है। ऊपर से 4 लोगों का कैंसर का इलाज कैसे हो। आंखों में कैंसर। किसने बताया आपको? डॉक्टर ने। कब बताया? 1.5 साल थे। अच्छा, तो दवाई नहीं चल रही अब? 5-6 साल तक चल रही। क्यों? पैसे की वजह से। पैसा ना पापा पे? सर। अच्छा, दवाई नहीं मिली? क्यों? क्यों नहीं मिली बेटा? पैसा पापा पे पैसे नहीं है? किस आँख से दिखाई देता है तुम्हें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टॉपिक यहाँ से दिखे, दर्द होता है? आपने किस किस से गुहार लगाई है अभी तक? हमने सर सभी जगह लगाई है। हम विधायक जी के पास भी चले गए, उन्होंने भी हमें कोई सुनाई नहीं करी। एक आध एप्लीकेशन दी तो उन्होंने नौका दी कि हमें कोई पता नहीं, हम क्या कर सके अब। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और